वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट योर बेस्ट। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कैम मतलब सिविल अकाउंट्स मैनुअल। ठीक है, जैसा कि ऊपर हेडिंग में आप लोग देख रहे हैं, ये पीसी 8 और पीसी 21 दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हम लोग बेसिकली पीसी 21 का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, जो कि छोटा है और इम्पोर्टेंट है। पीसी 21 में अभी तक जो मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं वो चैप्टर 1 का 1.2, एक्चुअली 1.1 भी है, 1.4 और 1.12 ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये सेकंड वाला जो है वो है 4.6, 4.7 एंड 4.8। इसके अलावा एक अपेंडिक्स भी है, राइट। तो हम लोगों ने ये सोचा है, मैंने खासकर ये सोचा है कि हम लोग बहुत ज्यादा डीप जाएंगे नहीं, फिलहाल इसको केवल एक 4.7 कवर करेंगे। और ये बहुत मजेदार टॉपिक है। एक्चुअल में आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन उस नजरिए से नहीं देखा होगा जिस नजरिए से मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये 4.7 क्या है? 4.7 है रिजर्व एंड रिजर्व फंड। इसके अलावे और भी उसमें टॉपिक्स में लाइनें लिखी हुई हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, पर मेरा उन पे फिलहाल फोकस नहीं है। मेरा फोकस है रिजर्व एंड रिजर्व फंड पे। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं किसमें? 4.7 पे। जिन जिन लोगों के पास में किताबें हैं या पीडीएफ अवेलेबल है, वो लोग अपना पीडीएफ खोल लीजिए, किताब खोल लीजिए, सो दैट दे कैन रिलेट वेरी इजिली। नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको बाद में मेरा वीडियो देख करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो रिजर्व फंड के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? क्या आप लोगों ने पीसी 13 या पीसी 14 में ये वाला कभी पढ़ा है, रिजर्व और रिजर्व फंड के बारे में? बोलिए, बताइए। पढ़ा है ना? प्रोविजन एंड रिजर्व करके था ना एक? हाँ, वही 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 प्रोविजन रिजर्व। क्या पढ़ा बताइए तो रिजर्व फंड के बारे में। देखिए, वहां आप जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट में इसका क्या रोल है। हम लोग जब 4.7 पढ़ रहे हैं तो रिजर्व एंड रिजर्व फंड इन गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं ना, जबकि आपने जब वहां पढ़ा था तो वो गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा था, वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा था, जो कि हर एक जगह लागू पड़ता है। तो ये क्या था? चलिए, याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप इसको गवर्नमेंट में समझेंगे तब इसके एग्जाम्पल्स अलग हो जाएंगे और उसका मेजर हेड यानी क्लासिफिकेशन भी अलग हो जाएगा। आप लोग इसको देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आज की क्लास में मेरा रिसर्च वर्क आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, रिजर्व और रिजर्व फंड क्या होता है? तो रिजर्व का मतलब होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब, ये गवर्नमेंट की बात नहीं बता रहा हूं, ये अकाउंटिंग की बात बता रहा हूं। अकाउंटिंग में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी कंपनी ने, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रॉफिट कमाया हो, तो अपने कुछ फ्यूचर के कंटिंजेंसीज को, अनएक्सपेक्टेड कंटिंजेंसीज को मीट करने के लिए कुछ एक फंड बनाते हैं जिसको रिजर्व कहा जाता है। समझ गए? तो इसका मोटो क्या है? इसका पर्पस है टू मीट अनफॉर्चुनेट या अनफॉर्चून कंटिंजेंसीज। ठीक है, टू मीट अनफॉर्चून कंटिंजेंसी। एग्जाम्पल भी बुक में दिए हुए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल कहां से दे रहा हूं? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं एनसीईआरटी क्लास 11 से, मतलब एक बेसिक गवर्नमेंट की किताब जो कि सब लोग रिकमेंड करते हैं। मैंने भी ये जो पीसी 13 के एग्जाम्स पास किए थे, इसी बुक को पढ़ के पास किए हैं, और बाकी लोग कई कई सारी किताबें रिकमेंड करते हैं, पर मुझे ये लगता है कि जो नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये किताब सबसे बेहतरीन है, एनसीईआरटी क्लास 11। और ये किताब इतने बचकाने लैंग्वेज में लिखी गई है कि किसी भी बेवकूफ को समझ में आ सकती है, जैसे मुझे समझ में आ गई। समझ गए? तो इसमें आपको, एनसीईआरटी की बुक है तो सबका पेज इक्वली होगा। पेज नंबर 278, एनसीईआरटी क्लास 11, ठीक है, कॉमर्स, पेज 278। सब लोग, आप लोग देख लेंगे। ये किताब मेरी इंग्लिश में, हिंदी वाली की पेज मैं नहीं बता रहा हूँ, इंग्लिश वाली। ठीक है ना? इसके पेज नंबर में एग्जाम्पल दिया हुआ, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो ये फंड जो किस तरह के अनफॉर्चून कंटिंजेंसीज को मीट करने के लिए रखा जाता है, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एक है डिविडेंड इक्वलाइजेशन। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, राइट, और
वो डिविडेंड से बांटती है अपने शेयर होल्डर्स को। अब ऐसा हो सकता है कि किसी एक पीरियड में प्रॉफिट ज्यादा गेन करे, तो वहां पे एक रिजर्व बना लिया जाए डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए, ताकि अगर कोई एक ऐसे साल में किसी भी तरीके से प्रॉफिट में कमी आ जाए तो वहां पे जो अपने शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड का जो रेशियो है, परसेंटेज है, उसको वो बराबर दे सके, घटाने की जरूरत ना पड़े। समझ गए? तो ये एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन हुआ कि नहीं, कि ऐसे पॉसिबिलिटीज बन सकती है जब आपका प्रॉफिट ही घट जाए लेकिन आपको डिविडेंड बांटना ही पड़े, है ना। उसी तरीके से अगला एग्जांपल है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसका भी सिंपल मीनिंग वही है कि अगर कोई मजदूर मर गया हो तो उस समय उसको कंपनसेट करने के लिए आपको पैसे एक मुश्त देने पड़े, आपके पास में पैसे है ही नहीं, तो आप इस रिजर्व से उसको पैसे दे सकते हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। रिजर्व का कंसेप्ट कुल मिला के समझ में आ रहा है? बोलिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट तो अपने प्रॉफिट में ही करना होता है, राइट। लेकिन किसी साल आपका प्रॉफिट कम हो गया तो जाहिर सी बात है आपके इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी। उस समय में उस फ्लक्चुएशन को मीट करने के लिए आपने एक पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है, वही आपका रिजर्व कहलाता है। और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। इस तरीके से ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। डिबेंचर जानते हैं क्या होता है? डिबेंचर क्या होता है बताइए? हालांकि मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी आप बताइए। डिवेंचर सर वो सर क्या नाम कंपनी बोलते हैं? लॉन्ग टर्म है, हाँ बोलिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म ऋण पत्र कहा जाता है। और नाउ ए डेज बहुत सारी कंपनियों का आपने सुना होगा कि एनसीडी इशू किया। एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहते हैं। एनसीडी इज एज गुड एज एफडी। एफडी है, एफडी के जैसा है। उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है, जैसे प्री मैच्योर विड्रॉल वगैरह का भी दिया गया है। उसमें ऑप्शंस 2 तरह के होते हैं, एक तो कुमुलेटिव होता है कि इंटरेस्ट पे आउट होता है। तो डिवेंचर्स इज एज गुड एज फिक्स्ड डिपॉजिट। कंपनी कहने का मतलब आपको, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि रिजर्व क्या होता है ना। रिजर्व और अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए आपको एक पैसा एक्यूमुलेट करना पड़ता है। अच्छा, ये रिजर्व आपको किसी को देना नहीं है, अपने पास रखना है। समझ गए? बिल्कुल सर। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, किसी को नहीं देना है, अपने पास रखना है, राइट। तो ये आपका कुल मिलाकर के समझ में आया होगा कि रिजर्व क्या होता है। नाउ वी आर मूविंग टू द पॉइंट रिजर्व फंड। अभी भी हम लोग इसी से देख रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ही देख रहे हैं, राइट। चलिए, रिजर्व फंड क्या होता है? देखिए, रिजर्व जैसा होता है उसी तरीके से रिजर्व फंड भी होता है, लेकिन रिजर्व फंड जो होता है ना, उसको आप अपने पास नहीं रखते हैं, उसको आप इन्वेस्ट कर देते हैं किसी कंपनी में, किसी के शेयर में, समझे। तो रिजर्व फंड इज बेसिकली इन द नेचर ऑफ क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, समझे। इसके लिए जो लैंग्वेज यूज किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। बाहरी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, समझे। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में, इन्वेस्टमेंट इन एक्सटर्नल सिक्योरिटीज। आपका आउट ऑफ अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ही है, ये भी, इसमें कोई अंतर नहीं है। रिजर्व फंड जो है वो सेम टू सेम है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, समझे। बट ये जो होता है इन्वेस्टमेंट इन एक्सटर्नल सिक्योरिटीज। और थर्ड, इसका जो बेसिक पर्पस है वो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को मीट करना नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है। समझ गए? लाभ कमाना है। क्लियर? समझ में आया? बहुत अच्छा सर, अच्छा सर, लिंक करके बताया आप, बढ़िया है। अभी नहीं, अभी और बताएंगे। अच्छा, आप लोगों ने अब चलिए, इसको तो हमने प्राइवेट में समझ लिया, अब गवर्नमेंट में आते हैं, राइट। गवर्नमेंट में आप लोगों ने गवर्नमेंट के अकाउंट के 3 सेक्शन पढ़े थे, पढ़ा था कि नहीं? गवर्नमेंट अकाउंटिंग 3 सेक्शन। यस सर। कंसोलिडेटेड, है ना, कंटिंजेंसी और पब्लिक अकाउंट। अच्छा, इन तीनों में कहीं पर भी रिजर्व फंड का नाम सुना आपने, आरएफ का? नहीं।
कैसे नहीं सुना? अरे इसमें 6 सेक्टर है, 6 सेक्टर्स। यस सर। पब्लिक अकाउंट उसमें कौन सा था? SSPF, स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड, RF, रिजर्व फंड। कैसे नहीं सुना है? याद आया? बिल्कुल सर, आपने नहीं पढ़ा आया? है पब्लिक अकाउंट सर हम लोग हाँ, पढ़े SSPF, हाँ, SSPF, RF, डिपॉजिट एंड एडवांसेस, DA, ठीक है। उसके बाद सस मैंने सस्पेंस, उसके बाद रेम मैंने रेमिटेंस, उसके बाद CB। कैसे नहीं बताया है? बताया कि नहीं बताया? बताया, पुराने वीडियो में सभी है, वो पुराने वीडियो जो है उसमें सभी में हाँ, है। मतलब अभी लिंक कर रहा हूँ, अभी लिंक पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। अभी देखिए आपका रिजर्व फंड यहाँ से लिंक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हुआ ना? तो अपन क्या करेंगे इसको एक बार, हाँ हेलो, रिजर्व फंड को हम लोग सबसे लास्ट में इसको लिंक करेंगे, तो हम लोग उसको ओपन कर लेंगे लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में, और वहां हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, कि रिजर्व फंड का अपने पास में हेड कौन सा है। रिजर्व फंड के लिए 2 तरह के रिजर्व फंड लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में बतलाए गए हैं। देखिए ध्यान से, रिजर्व फंड बियरिंग सिक्योरिटी और रिजर्व फंड नॉट बियरिंग सिक्योरिटी। ये डिपॉजिट जैसा सुनने में नहीं लग रहा है? डिपॉजिट बियरिंग सिक्योरिटी, डिपॉजिट बियरिंग नॉट सिक्योरिटी, डिपॉजिट नॉट बियरिंग सिक्योरिटी, हाँ सॉरी, बिल्कुल डिपॉजिट नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। हाँ, मैं ये गलत प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो गई। RF बियरिंग इंटरेस्ट, ठीक है, और RF नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। पीसी 16 जब पढ़ रहे थे, पीसी 16 जब पढ़ रहे थे तो उसमें आया था ना, इंटरेस्ट बियरिंग क्या? सिक्योरिटी, इंटरेस्ट बियरिंग एंड नॉन हाँ इंटरेस्ट तो वो बियरिंग तो डिपॉजिट, वो तो डिपॉजिट में आया था ना सर। RF अभी तक पहली बार आप लोगों ने, अभी RF का अभी तक हम लोगों को वास्तव पढ़ा ही नहीं, पहली बार हम लोगों ने इसको देखा है। वो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है सर, इंटरेस्ट बेरिंग से ना सर। हाँ हाँ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिट का पार्ट है। यस सर। हाँ, तो वो DA में था, जैसे SSPF, RF, उसके बाद DA, तो डिपॉजिट एंड एडवांस में था, डिपॉजिट में, ठीक है, डिपॉजिट बियरिंग इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको कि IBS बोलते थे, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज बोलते थे कि नहीं बोलते थे? IBS, इंटरेस्ट Yes, बियरिंग sir. सिक्योरिटी, है ना। और इसी में ये वाला दूसरा था, इंटरेस्ट नॉट बियरिंग सिक्योरिटी, INBS। तो वो तो इंटरेस्ट था, सॉरी सिक्योरिटीज के मामले में था। ये रिजर्व फंड के मामले में, रिजर्व फंड भी 2 तरह के हैं। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, और एक चीज याद आ रहा है आप लोगों को, जब हम लोगों ने डिपॉजिट पढ़ा था तो वहां पे एक जो था वो सिविल डिपॉजिट था, दोनों में, बियरिंग इंटरेस्ट में और नॉट बियरिंग इंटरेस्ट में। बियरिंग इंटरेस्ट में उसका हेड था 8366 और नॉट बियरिंग इंटरेस्ट में उसका हेड था 8443। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? और उसके बाद में DRPT था, डिफेंस रेलवे पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन, याद है? हाँ सर। उसी तरीके से RF में भी आपको चारों मिलेगा, समझे? सिविल डिपॉजिट, सॉरी सिविल रिजर्व फंड, उसके बाद डिफेंस, रेलवे और पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन वहां नहीं मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन के लिए रिजर्व फंड का कोई प्रोविजन वहां नहीं किया गया है, समझ गए? अब एक और बात देखिए, आपको मेजर हेड में दिखाने वाला हूं, इसके अलावा आप लोगों को माइनर हेड के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। तो माइनर हेड के बारे में क्या पता चलेगा उसको आपको जानना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसी बुक में यानी कैम में, कैम सब लोगों ने खोल रखा है, तो पारा 4.7.3, पारा 4.7.3 का सबसे लास्ट लाइन पढ़िए, तो लास्ट लाइन कोई पढ़ेंगे? हेलो, नहीं, देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूं। देखिए सबसे लास्ट लाइन 4.7.3 में लिखता है कि डिपॉजिट हेड कंसर्न एज सोन एज डिडक्ट एंट्री देयर अंडर, आगे लिखता है प्रोविजंस कंटेन्ड इन पारा 3.4 ऑफ जनरल डायरेक्शन टू द लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड। तो आप लोगों ने लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड जो आपके सिलेबस में है कि नहीं, है ना, उसका जनरल डायरेक्शन किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और जब आप जनरल डायरेक्शन पढ़ेंगे, उसका जो पारा 3.4 है
3.4 क्या लिखता है पता है? 2 माइनर हेड के बारे में भी लिखता है। एक माइनर हेड है ट्रांसफर टू रिजर्व फंड / डिपॉजिट अकाउंट। 2 माइनर हेड है, ठीक है। माइनर हेड नंबर 1 क्या है? ट्रांसफर टू आरएफ, समझे, ऑब्लिक डिपॉजिट अकाउंट। और इसके लिए जो माइनर हेड दिया गया है वो 797 है। क्या है? 797। क्लियर हुआ? और इसका 2 है, यह है डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम आरएफ। इसके लिए जो माइनर हेड दिया गया वो दिया गया 902। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? यस सर, यस सर। तो आप लोग शॉक्ड हो गए हैं क्या? कुछ बोल नहीं रहे? ये दोनों दिखाई पड़े कि नहीं आपको? समझ में आया कि नहीं? थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा बोलने से ना, इंटरेक्टिव हो जाएगा बोलने से। कह रहा हूं कि बोलने से आप लोग हो जाएगा, इंटरेक्टिव हो जाएगा बोलते आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? रिजर्व के लिए आपके पास में गवर्नमेंट में मेजर हेड के प्रोविजंस भी हैं और माइनर हेड के प्रोविजंस भी हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, एक माइनर हेड 799 किसी को याद आ रहा है? 799 सस्पेंस, सस्पेंस। सस्पेंस, इसको कहाँ ऑपरेट किया जाता है? 799 सस्पेंस को किस मेजर हेड के अंदर में ऑपरेट किया जाता है? 8782। 9999 wherever necessary under any service head, wherever necessary under any service head। any service head का मतलब पीडब्ल्यूडी का 2059 के नीचे भी और 3054 के नीचे भी अंडर। अच्छा, सर्विस हेड नहीं, एक्सपेंडिचर हेड कहिए, एक्सपेंडिचर हेड। रिसीट हेड में 799 ऑपरेट नहीं होता है, समझ गए? तो इसको 2059 के अंदर भी ऑपरेट हो सकता है और 3054 के अंदर भी ऑपरेट हो सकता है। समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसी तरीके से, हाँ, उसी तरीके से 797 और 902 किसी भी सर्विस हेड के नीचे में ऑपरेट होता है। 799 बहुतों में यूज होता है। 2059, 4059, 3054, मैं तो 505। कह तो रहा हूँ, इसलिए तो कहा वेयर एवर नेसेसरी, जहां जरूरत पड़ जाए। और उसके भी 799 के 3 सब हेड है, स्टॉक, एमडब्ल्यू एंड वर्कशॉप। हाँ, वो तो ठीक है, उससे रिलेट कर रहा हूं मैं 797 को, जो मैंने भी यहाँ बताया है। अच्छा अच्छा, समझ गए? तो क्या है? हाँ, 797 भी वेयर एवर नेसेसरी, जहां करे वहां। समझ गए? 797 वेयर नेवर नेसेसरी अंडर एनी सर्विस हेड, बिल्कुल, जहां जरूरत पड़ जाए। समझ गए कि नहीं समझे? देखिए सर का पढ़ाया हुआ ये क्या है? याद है। अरे आपको तो याद रहेगा ही ना, आप मेहनत करते हैं पूरी और इंटरेक्टिव भी है। मामला देखिए, जो नए लोग हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ, मामला समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं? देखिए, हाँ या ना प्लीज बोलिए, ऐसे नहीं चलेगा, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। इस तरह की रिकॉर्डिंग अपलोड करने में बहुत शर्म आती है मुझे। हेलो, कोई नहीं बोलेगा तो क्लास ऑफ। चलिए। यस सर, यस सर। आ रहा है सर, आ रहा है समझ में। तो फिर बोलना पड़ेगा, वरना क्लास बंद हो जाएगी तुरंत। मेरा बच्चा बेचारा दरवाजे के बाहर से झांक रहा है। चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? रिजर्व फंड। और 797 जो था ना, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। इसका मतलब ये है कि आपको मैंने पहले बता दिया है कि अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है इसका कंसेप्ट ना। पर आपको ये तो पता है कि गवर्नमेंट में प्रॉफिट है नहीं, तो गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट में 3 तरफ से पैसा आता है, ध्यान से समझिएगा। एक, या तो स्टेट गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया ग्रांट के तौर पे, या अपना ही ग्रांट आया किसी मामले में, ठीक है। और उसी में से हम लोगों ने कुछ रिजर्व करके रखा हुआ है। अच्छा, आप यूं ही रिजर्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ग्रांट मिला है खर्च करने के लिए तो आपको खर्च करना पड़ेगा, समझ गए? रिजर्व करने के लिए ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि इसको आप रिजर्व करके रखिए,
या रिजर्व फंड में डालिए, कहीं की सिक्योरिटीज में डालिए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए, वो एक अलग मामला है, पर उसके लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर या अथॉरिटी का ऑर्डर होने चाहिए। यूं ही अपनी मर्जी करी और हमने पैसा उठाया और उसको कहीं में डाल दिया, ये नहीं करना है आपको, समझ गए। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको ग्रांट मिला, तो ग्रांट आपको किसी सर्विस हेड में मिलेगा ना, 2059 में मिलेगा या 4059 में, हाँ कि ना, है कि नहीं। अब यहां से आपको पैसा डालना है किसमें, ध्यान से समझिएगा, यहां से पैसा डालना है आपको आरएफ में, रिजर्व फंड में, समझ गए। तो रिजर्व फंड में कैसे डालिएगा पैसा, कहीं ना कहीं तो क्रेडिट या कहीं ना कहीं डेबिट करना होगा ना जी, है कि नहीं। तब इसके नीचे में 797 माइनर हेड ऑपरेट कीजिएगा और तब यहां से इसको डेबिट कीजिएगा और यहां इसको क्रेडिट कीजिएगा। तो ये समझ में आ रहा है। यस सर। लेकिन वही पैसा जब आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि रिजर्व तो आपको कहीं ना कहीं आप जमा कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, तो आपका मतलब अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए रख रहे हैं ना। तो जब आपको रिजर्व से पैसा वापस लेकर के उसको खर्च करना होगा, तब आप इसको यहाँ माइनस डेबिट कीजिएगा, बिकॉज इट्स नेचर ऑफ सस्पेंस, समझ गए। सर ये 2059 किसका हेड है? 2059 पीडब्ल्यूडी का हेड है, पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, पब्लिक वर्क्स। 2059 एक ऐसा हेड है ना कि पीडब्ल्यूडी कोई भी काम करे और आपको हेड पता न चले तो 2059 में डाल दीजिए। बेसिकली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए होता है, बिल्डिंग नॉट पर्पस फॉर हाउसिंग, समझ गए। रोड बनाने के लिए ये हेड नहीं है, रोड बनाने के लिए 3054 है, 4 जो है 5054 है। इरिगेशन के लिए 0700 है, यहाँ फंड। तो रिजर्व फंड का मामला समझ में आ रहा है, हाँ है ना, हाँ सर। है कि नहीं। और जब वही वापस लौटता है ना, उसका 902 में भी इफेक्ट दिखाना पड़ता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे कि 902 में कब इफेक्ट दिखाएंगे और कब 797 में इफेक्ट दिखाएंगे। तो अब हम लोग देख चुके हैं कि रिजर्व फंड और रिजर्व का क्या मतलब। कोई भी एक आदमी पढ़िए, अगर किसी के पास में बुक खुला हुआ है तो 4.7.1 पढ़िए कोई भी एक आदमी, जब वरना मैं तो मिटाने के बाद पढ़ूंगा ही। चलिए, strict theory of parliamentary financial control. However, such a course is adopted with the cognizance and approval of the parliament to constitute a specific reserve and reserve fund. इसका साफ मतलब ये है कि रिजर्व और रिजर्व फंड बनाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही है, समझे, कि आर रिजर्व ये नहीं किया। चलिए, मे बी क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, ठीक है। आरएफ का है वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। आरएफ, सर आपका नेटवर्क जा रहा है सर। बाय अनदर गवर्नमेंट, ठीक है, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम अनदर गवर्नमेंट, और इसके पैसे को आरएफ में कन्वर्ट किया, समझ गए। दूसरे गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिली और आपने उसके पैसे को आरएफ में कन्वर्ट किया। दूसरा है सम सेट असाइड बाय यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सम सेट असाइड बाय, ठीक है, गवर्नमेंट आउट ऑफ देयर कंसोलिडेटेड फंड, माने अगला फंड एक्यूमुलेटेड फॉर कंट्रीब्यूशन मेड बाय आउटसाइड एजेंसीज,
ठीक है, उदाहरण के तौर पे फंड गिवन बाय आउटसाइड एजेंसी, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है ए, एग्जाम्पल ए में क्या लिखता है इसमें, डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ ग्रांट मेड बाय इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च और ग्रांट मेड बाय इंडियन सेंटर कॉटन कमिटी। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च के फंड और बी इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमिटी के फंड। समझ गए, ये तीन तरह के हैं। दूसरे गवर्नमेंट से पैसा मिले उसको, अपने ही कंसोलिडेटेड फंड से पैसा कर ले उसको, तीसरा कोई बाहर के एजेंसी से पैसा मिले उसको। इन तीनों में से किसी भी तरीके से पैसे मिले, इनको आप एक्सप्रोप्रिएट कर सकते हैं और रिजर्व या रिजर्व फंड बना सकते हैं, अगर आपको कंसर्न पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेटिव असेंबली ने अप्रूवल दिया हो तब। क्लियर? बोलिए। बिल्कुल सर। है कि नहीं? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको कहीं प्रॉफिट नहीं मिला है, अप्रोप्रिएशन नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आप गवर्नमेंट है ना, तो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ 3 कैटेगरीज। क्लियर हुआ? बिल्कुल है ना? चलिए, अभी यहाँ पे 4.7.2 क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। 4.7.2 कहता है ना कि जब आपको ये पैसे मिले तो आप लोग इसको क्या ट्रीट कीजिएगा, कैपिटल की रिवेन्यू। जवाब है ऑर्डिनरी रिवेन्यू ट्रीट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पैसे मिले तो 2700 में डालेंगे, 4700 में, तो जवाब है 2700 में। क्लियर, समझ में आया? बोलिए। नहीं, देखिए 4.7.2 क्या कहता है ना, मैं बोल के सुनाता हूं। द मेन प्रिंसिपल which would govern the procedure of accounting of expenditure made from reserve fund। तो उसका प्रिंसिपल क्या है? A grant to the union or state government by another government would be treated as ordinary revenue। ठीक है, इसको पहला कंडीशन क्या है कि ऑर्डिनरी रेवेन्यू ट्रीट करना है। बेशक आपको किसी दूसरे गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, सेकंड वाले ने भी वही है। अ ग्रांट फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कुड बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी रेवेन्यू। तो दोनों ही मामले में, ठीक है, दूसरे गवर्नमेंट के ग्रांट और आउटसाइड एजेंसी के ग्रांट, समझे, दोनों को हमको क्या ट्रीट करना है? ऑर्डिनरी रेवेन्यू। तो ऑर्डिनरी रेवेन्यू ट्रीट करने का मतलब क्या है? जब हम रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग उसको 0700 में डाल, where reserves are credited out of grants mentioned in sub para 1 and 2 above or out of money set aside by the Union State Government of Consolidated Fund of India or state, as the case may be, the transfer to and the expenditure from the reserve fund are required to be voted by parliament। ठीक है, for shown a charge, या पार्लियामेंट उसको वोट करेगी या उसको चार्ज शो करेगी, पर हमेशा पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली की मंजूरी चाहिए। समझ गए? इसका एक्सपेंडिचर करने के लिए या इसको रिजर्व करने के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट या एलए लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करेगी, वोटेड होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? जो कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना? चलिए, 4.7.3 इज द मेन फैक्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो क्या है? अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। अकाउंटिंग प्रोसीजर के लिए जो मैंने आपको मेजर हेड और माइनर हेड दिखलाए हैं, उसका यहाँ पे एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसको हम लोग जानेंगे। राइट, तो हम लोग आ रहे हैं 4.7.3 दैट इज अकाउंटिंग प्रोसीजर एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में, अच्छा, आप लोग कोई किसी के पास में पीडीएफ अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं है सर। चलिए, नो प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं। 4.7.3 आ रहा है। राइट, हम रिजर्व फंड का अकाउंटिंग कैसे करते हैं? अकाउंटिंग ऑफ
रिजर्व फंड, है ना। कैसे करते हैं देखिए, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है क्या। ग्रांट फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी, एजेंसी मतलब उसका कंट्रोल रहता है ग्रांट पे, दिया पैसा आपको, लेकिन वो बताएगी खर्चा कहाँ करना है और खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका रिपोर्ट हमको भेजते रहिए। समझ गए। एक तो तरीका ये है, एक नॉट कंट्रोल्ड ओवर, नॉट कंट्रोल्ड बाई आउटसाइड एजेंसी। समझ गए, नहीं समझे? अरे मैं बताता हूं आपको, सुनिए। ये वाला जो पैसा है ना, आपके फादर ने दिया है, समझ गए, और ये वाला पैसा आपके ससुर जी ने। अब समझ में आया? बिल्कुल। है कि नहीं? तो पिताजी ने जब पैसा दिया है तो आपका वो पिताजी का कंट्रोल रहता है, कहाँ खर्चा किए जी। और ससुर जी पैसा देते हैं आपको तो नहीं पूछते कि कहाँ खर्चा किया मेहमान जी, है कि नहीं? सही बात की नहीं? बिल्कुल सही है सर। चलिए, तो यहाँ पे द ग्रांट फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी दैट डू नॉट रिटेन कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर, इस वाली की बात हो रही है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, है ना। इसका कंट्रोल नहीं है, मतलब वो नहीं पूछने जा रही कि आप कहाँ कर रहे हैं इसको, उसके बारे में अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर है। उसमें क्या करते हैं, विल द फर्स्ट इंस्टेंस बी टेकन इनटू रिलेवेंट रिसीट हेड ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब आपको रिलेवेंट रिसीट हेड में डालना होगा, ठीक है। इसका रिलेवेंट रिसीट हेड क्या है? रिलेवेंट रिसीट हेड हो ग्रांट है ना। आपको ग्रांट इन एड और ग्रांट में अंतर होता है, ये पता ही नहीं आपको। यहाँ पे आपको कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आप ग्रांट को और एंड ग्रांट इन एड दोनों को एक मत समझ लीजिएगा। यस समझ गए। ग्रांट जो होगा ना वो RNR में जाएगा, माने रेवेन्यू रिसीट जो होगा वो 0700 इरिगेशन के लिए और 1054 रोड के लिए जाएगा, और ग्रांट इन एड जो होता है वो 1601 से लेके 1606 तक जाता है। 3 गुना है जी, है 3 है सर। 1601 तीन है। 1605 1606। हाँ तो 3 को आइए, 1601 1605 1606 नहीं है। सर ये ग्रांट में तो अनुदान हुआ ना एक प्रकार का, जैसे आप बताए थे क्लास में। हाँ बिल्कुल अनुदान हुआ, तो सर ये एड है, समझे। हाँ, बोलिए। हाँ सर, जैसे बोलिए। एक बार आगे बजट आ गया उसके बाद अलग से देते हैं या फिर उसी को जो ग्रांट एक बार मिल गया? नहीं नहीं, बजट में सब कुछ कर नहीं, बजट में सब कुछ का जिक्र है भाई, समझ गए। पार्लियामेंट सब कुछ अप्रूव करती है, ऐसा कोई हेड नहीं है जिसके ऊपर में पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं है। नॉट अ सिंगल रुपीज कैन बी अप्रोप्रिएटेड और एक्सपेंडिचर मेड आउट ऑफ द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। समझ गए। पार्लियामेंट ने परमिशन नहीं दिया है तो 1 रुपया खर्च नहीं हो सकता है। ग्रांट तो सर वर्क इसी एंड वजह से तो प्रोजेक्ट के देते हैं। हाँ, जिस पे भी देंगे सब कुछ का प्रोविजन बजट में होता है, समझ गए। आप कहेंगे डिपॉजिट का पैसा का भी प्रोविजन बजट में है भाई। सर बजट में ही सारी चीज क्लियर हो जाती है कि इस प्रोग्राम में आपको ग्रांटेड रेट मिलना है, मतलब उसमें पहले। हाँ डेफिनेटली, हाँ हाँ, इसलिए तो मैंने कल कहा था आप लोगों को कि आप लोग जो ऑडिट वाले हैं, आप लोगों को सीधे जाइए बजट बुक पकड़िए कि तुम्हारे वाले हेड में कितना पैसा मिला हमको दिखलाओ, उसके बाद आप बाकी चीजें पकड़ना शुरू कीजिए, वहां से रिलेट करना चालू करेंगे आप, देखिएगा फटाफट। अभी एक छोटी सी बात बताता हूँ, कल के अखबार में छपा, अब ये पब्लिक हो ही गया है तो हो गया है। यहाँ पे डेंटल रिम्स यहाँ हॉस्पिटल है, ठीक, और वहां पे एक डेंटल कॉलेज है। डेंटल कॉलेज में एक वो बस नहीं होता है छोटा वाला जिसमें कि वो दांत वांत का सारा इक्विपमेंट रहता है, अरे भैया उसको कौन एम्बुलेंस कहते हैं जिसमें सारा का सारा चीज रहता है, जो भी कहते होंगे, समझ गए। तो उसकी कीमत मार्केट में है 48 लाख रुपए और उसको खरीदा गया है 1,49,00,000 में। तो ये एजी के ऑडिट में पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया बताइए तो जरा। ये तो हमारे यहाँ भी हुआ था लास्ट टाइम 3 साल पहले ऑडिट, ये एम्बुलेंस पे, ये पैरा अभी भी चल रहा है। बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल क्या हुआ होगा, ऐसा होता ही है, समझ गए। तो आप लोग को क्या करना है ना कि आप लोग को देखना है कि तुमको पैसा अच्छा। हमारे पास में एक और केस बताता हूँ आपको, ठीक, कि एक स्कूल है, उसके हम लोग नॉमिनी चेयरमैन है, राइट, वो केंद्रीय विद्यालय है। अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोग समझ जाइए।
वहां पे फंड परचेज वगैरह जो होता है ना, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि हम परचेज करेंगे स्टेशनरी, समझे, और स्टेशनरी में क्या परचेज करेंगे, तो आंसर शीट परचेज करेंगे, समझ गए। वो आंसर शीट के परचेज के लिए अच्छा खासा फंड था, मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास का परचेज था, समझ गए। और वो उनको स्टेशनरी वाला जो बजट अलोकेशन था वहां पे न दिखा करके उन्होंने कहीं और अदर में दिखलाया था या मिसलेनियस में दिखलाया था। तो हमने पूछा जब स्टेशनरी में 3 लाख रुपया है ये है, तो आप यहाँ से परचेज क्यों नहीं कर रहे हैं, अदर से क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपको ग्रांट मिली है तो कौन से हेड में मिली है, और जब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो जिस हेड में ग्रांट मिला है, हाँ बोलिए ना। मिस क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, मिस बहुत क्लासिफिकेशन ज्यादा। आखिरकार हम लोग का काम, हम लोग का रोल क्या है, हम लोग का रोल ही यही है, समझ गए। मिस क्लासिफिकेशन पकड़ना। हाँ सर जिस यूनिट का हाँ, हमें बिल्कुल सही ऑडिट बात है। करना है वैसे सेंसन लेटर जो आता है, एक कॉपी तो हमको हाँ, आती है, तो उस सेंसन हाँ, लेटर को बिल्कुल। लेकर उस सेंसन लेटर को उससे भी क्लियर हो जाता है ना सर। अगर मान लो कई बार ये होता है सर, कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री आपको देता नहीं है फाइलें। अभी तो हमारे साथ यही हो रहा है सर, फाइलें नहीं देते हैं वो लोग प्रॉपर, काटते रहो सर 1-1 हफ्ते तक। वो आप कितने मेमो इशू करो, फाइलें देते नहीं है वो लोग। नॉन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है। मिनिस्ट्री फाइलें यार नहीं इस पे एजी को एक्शन, इस पे अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड को एक्शन लेना चाहिए ना। सब जगह सब यही पारा दिख रहा है। आप हमारे यहाँ का देख लीजिए, जो हमने बनाया हुआ है एनुअल रिव्यू, उसमें भी यही पारा है, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड। हमने तो माफ कर दिया, तुम रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं। सोचिए ना, आप ऐसा समझिए कि हम पनिशमेंट किसको दे रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सही बात है जो सर, जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उसको माफ कर दे रहे हैं। ये तो गलत बात हो गई ना। ये तो बहुत जिसने रिकॉर्ड सीरियस चीज प्रोड्यूस है कि किया नॉन उसको प्रोडक्शन। हाँ, जिसने रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया उसको हैंड टिल डेथ कर देते हैं, समझ गए। और जिसने रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया, जाओ तथास्तु क्षम्यताम। नॉन प्रोडक्शन बहुत सीरियस है, उसमें क्या है कौन जानता है, क्यों या तो लेना छुपा रहा है, एक्शन, नहीं दे रहा है। एक्शन लेना चाहिए ना, तो एक्शन नहीं ले रहे ना। वही तो कमी है सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। द ग्रांट फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी दैट डू नॉट रिटेन कंट्रोल। बोलिए। यस, आप पूछे थे ना, 3 हेड है, 1601, 1605, 1606, 1606 तक है, 1601 है, तो 5 वही तो है, मैं 6 है। तो ये तो लिखा मैंने 1601, 1605, 1606। असल में क्या है कि मुझे अपनी याददाश्त पे उतना भरोसा नहीं होता है, समझ गए। इसीलिए मैं आप लोग को अप्रूव करने के लिए कहता हूँ। नहीं बिल्कुल सही, आपको याद है सर। वो ये तो जो ठीक है। 1601, 1605, 1606 जो है, ये पर्टिकुलर इनका नाम क्या है सर? 1601 को क्या बोलेंगे हम? ग्रांटी नेट, जैसा मैं बताऊंगा आपको, पर वो ग्रांटी नेट है वो। 1601 है ग्रांटी एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, ये होता है। 1605 जो है एक्सटर्नल ग्रांट है, एक्सटर्नल ग्रांट असिस्टेंट टेक्निकल के लिए, विदेश से जो विदेश से मिलता है मुमनसो वाला ना। हाँ बिल्कुल सर बोला। 605 में और ठीक है। 1606 है एक मटेरियल एड है, मटेरियल एड 1606। हाँ, उसमें रुपया नहीं मिलता आपको, मटेरियल ही मिल जाता है डायरेक्ट, सामान आता है। हाँ ठीक है। ओके। चलिए आगे। हाँ, तब हम लोग क्या कर रहे थे, 4.7.3 में अकाउंटिंग प्रोसीजर देख रहे थे, है ना, अकाउंट ऑफ रिजर्व फंड कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहला केस हमने देखा कि रिजर्व फंड वैसा होता है, उसमें से जो आउटसाइड एजेंसी होती है कई बार उनका ग्रांट पे कंट्रोल नहीं होता है। उस मामले में हम लोग उसको रिलेवेंट रिसीट हेड लेते हैं। सिमल्टेनियसली एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द ग्रांट रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू द रिसीट हेड विल बी ट्रांसफर्ड टू द रिलेवेंट हेड इन डिपॉजिट सेक्शन ऑफ अकाउंट, relevant head in the deposit section of account by debit to the service major head concerned। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। तो आपने क्या किया था भाई कि आपने उसको रिसीट हेड में लिया था, ठीक है। तो रिसीट हेड में लेने का मतलब क्या हुआ, इसी से आपको वो माइनर हेड का 3.4 वाला पढ़ना होगा। तो उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से, ठीक है। चलिए 3.4 हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, 3.4 माइनर हेड ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। अच्छा, आप लोग को मैं शेयर कर दूं ताकि आप लोग उसको देख सकें। यस सर। मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, एक बार शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। टेलीग्राम में डालो सर। हाँ नहीं, टेलीग्राम में नहीं, आप देखिए ना, मेरे पास फैसिलिटी बहुत जबरदस्त है। बस एक लाइन में आप देख लीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। दिखाई पड़ रहा है 3.4, ये लिस्ट ऑफ मेजर माइनर हेड खुला हुआ है, दिखाई पड़ा? हाँ ना, बोलिए।
तब मैं आगे बढ़ूंगा। आ गया सर। हाँ दिख हाँ, दिख रहा है सर। हाँ चलिए। हाँ, द माइनर हेड ट्रांसफर टू रिजर्व फंड ऑब्लिक डिपॉजिट अकाउंट कोड 797 मे बी ओपन वेयर एवर नेसेसरी। लिखा है कि नहीं लिखा है? वेयर एवर नेसेसरी अंडर द Yes, sir. फंक्शनल मेजर ऑब्लिक सब मेजर हेड इन द सेक्शन एक्सपेंडिचर हेड। इसका मतलब क्या हुआ कि 797 जो है रिसीट में नहीं खोलते हैं, एक्सपेंडिचर में ही खोलते हैं। क्लियर हुआ? जी सर। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। समझ गए? हाँ सर। Under this minor head, transfer to specific reserve fund or deposit account will appear as a distinct subhead with nomenclature transfer to वगैरह वगैरह with the detail head enter account transfer। ठीक है? The actual expenditure will be debited to the relevant program minor head under the functional major head in the revenue section। समझे? तो जो एक्सपेंडिचर होगा ना उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? रिलेवेंट प्रोग्राम माइनर हेड, ना कि 797 में। समझ गए? Revenue section, capital section and loan section depending upon whether the expenditure is of revenue, capital or loan nature। समझ गए? तो हम लोग जो इसका एक्सपेंडिचर दिखावेंगे, जहां उसको ट्रांसफर करके लेके जाएंगे वहां उसको दिखाएंगे, जिस वाले हेड में ट्रांसफर करेंगे। मतलब 797 को हम लोग डेबिट करेंगे पर कहीं ना कहीं क्रेडिट करेंगे ना जी। तो जिस वाले हेड में क्रेडिट करेंगे वहां पे उसका एक्सपेंडिचर होगा तो वहां उसको दिखाएंगे डेबिट। राइट? आगे दिखता है कि amount finance from a reserve fund or deposit account in these cases will be shown as a deduct entry under minor head deduct amount made from this with separate code say 0902 etc under the functional major sub major head in the revenue, capital or loan section where under the actual expenditure stands debited। मुझे पता है कि आप लोग को ये क्लियर नहीं हुआ लेकिन आप लोगों को कुछ एक आइडिया मिला है। राइट? अब हम आते हैं यहाँ पे और इसको देखते हैं। रिजर्व फंड, अरे यार फंड, ठीक है। ये तो कहाँ आ गया? ये देखिए रिजर्व फंड, यही है रिजर्व फंड बियरिंग इंटरेस्ट। देख रहे हैं आप लोग? बोलिए, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। है ना? इसमें देखिए इसका जो मेजर हेड है 8115 डिप्रिसिएशन और रिन्यूअल रिजर्व फंड 101 डिप्रिसिएशन का है। राइट? आगे उसको देखिएगा, नीचे में और मिलेगा आपको 8116 रेवेन्यू रिजर्व फंड। ठीक है? रेलवे रिवेन्यू, पोस्ट रेवेन्यू, टेलीकम्युनिकेशन रेवेन्यू, 87117 डेवलपमेंट फंड। देख रहे हैं इतने सारे रिजर्व है, इतने सारे। देख रहे हैं? कैपिटल रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, हाँ बहुत सारे हैं। देख रहे हैं आप? और देखते नीचे 8121 जनरल एंड अदर रिजर्व फंड। जैसे जनरल अदर रिजर्व फंड में जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें आपको केवल 4 तरह के रिजर्व बताए थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे, पर यहाँ देखिए कितने तरह के रिजर्व है। उदाहरण के तौर पर रेलवे का पेंशन फंड है, कॉमर्शियल लाइन, रेलवे का फंड स्ट्रेटेजिक लाइन है, कंटिजेंसी रिजर्व फंड इलेक्ट्रिसिटी है, कंटिजेंसी रिजर्व फंड इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, एमिनिटीज रिजर्व फंड है, नेचुरल कलामिटीज, देखिए नेचुरल कलामिटीज अनस्पेंट मार्जिनल मनी फंड है। देख रहे हैं कितने तरह के रिजर्व फंड है। स्टेट का भी स्टेट डिजास्टर फंड इन्वेस्टमेंट फंड है, सीनियर सिटीजन का वेलफेयर फंड है। देख रहे हैं? है ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए रिजर्व फंड नॉट बियरिंग इंटरेस्ट, मैंने पहले आपको बता दिया था कि रिजर्व फंड 2 हिस्से में है। पहला वाला बियरिंग इंटरेस्ट वाला है, दूसरा वाला नॉट बियरिंग इंटरेस्ट वाला है। इसमें देखिए 8222 सिंकिंग फंड, एप्रोप्रिएशन फॉर रिडक्शन और एडवांस है, अवॉइडेंस ऑफ डेट है सिंकिंग फंड एक, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। और आप आगे बढ़िए, देखिए इतने सारे डिटेल्स दिए हुए इसमें। फेमिन रिलीफ फंड है, ये सब रिजर्व फंड ही है लेकिन ये बाढ़ आपदा फंड है। ये देख रहे हैं? इसी में से पैसे दिए जाते हैं बाढ़ आपदा के तहत। सेंट्रल रोड फंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल रोड फंड, इसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। सेंट्रल रोड फंड के बारे में हमारे नितिन गडकरी साहब बहुत चर्चा करते हैं। देखा है? दिस फंड इज कंस्टिट्यूटेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ एक्साइज एंड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मोटर स्पिरिट इन ईयर मार्च फॉर रोड डेवलपमेंट। देख रहे हैं? तो मोटर स्पिरिट जो होता है ना उसका एक्साइज और इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है और एक सेंट्रल रोड फंड बनाया जाता है ताकि रोड को डेवलप किया जा सके।
the amount sanctioned each year for transfer to this fund is credited to the head by contract debit to the major head 3054. तो 3054 में इसको ट्रांसफर किया जाता है. And bridges in the accounts of a central government. Out of this amount, 80% is allocated to state, etc., and the balance 20% is retained by the central government as ordinary reserve, to which is also added receipts accepted from other sources which are treated as special reserve. Clear हुआ थोड़ा बहुत? नहीं, ये डेबिट क्रेडिट में थोड़ा डाउट होगा, तो ऊपर कह रहा है ना सर डेबिट क्रेडिट वाला. हाँ नहीं, हम लोग उस पे जाएंगे. पहले ये एक हाँ. एक ब्रॉड फिगर समझ में आया कि नहीं कि रिजर्व फंड गवर्नमेंट में कितने तरह का है? वो सब तो समझ में आ रहा होगा. नहीं आप तो खैर देखिए, आप बोलते हैं ना, बाकी लोग भी तो बोले. बोलेंगे धीरे धीरे. ठीक है, चलिए, तो इसको हम यहाँ से निकल जाएं, स्किप करें. बिल्कुल सर. चलिए, हम निकल गए. तो कुल मिलाकर के आप लोग को समझ में आया होगा कि लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में गवर्नमेंट के लिए कितने सारे रिजर्व फंड से प्रोविजन दिए हुए हैं, है ना? काफी है सर. चलिए, देखिए, आप लोग इसको देख करके डरने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं. पर आप लोग को बेसिकली माइनर हेड याद रखना है, 797 और 902 वाला, समझ गए? दूसरा ये याद रखना है कि आपको ये 797 और 902 ऑपरेट कहाँ करना है. तो भाई ऑपरेट करना है एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, समझ गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं. इसीलिए 0700 में नहीं, 2700 में, 3054 में, समझ गए? ये कहाँ ऑपरेट होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. कौन सा वाला? 797 ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, समझ गए? एंड डिपॉजिट लिखा हुआ है ना? हेलो, बिल्कुल सर. ठीक है ना? चलिए, अब हम आगे देखते हैं. इन द केस फंड ऑफ रिलेवेंट रेफर टू इन पारा 2 ऑफ 4.7.1 above, the amount set aside by union state government from the consolidated fund of India or state to provide reserve for expenditure to be incurred by themselves on particular purpose should likewise be taken to the deposit is open for this purpose. ठीक है? तो उसके लिए जो भी डिपॉजिट हेड कह रहा है, पर वो रिजर्व फंड हेड है, समझ गए? जो भी आपने रिजर्व फंड का हेड देखा है, मेजर हेड, समझ गए? उसको यहाँ पे डिपॉजिट हेड कह रहा है, पर वो रिजर्व फंड हेड है, आरएफ हेड है वो. क्योंकि डिपॉजिट हेड तो आपके दो ही, सिक्योरिटी वाला है, पर सिक्योरिटी वाले में जिसको लेते नहीं है, समझ गए? तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से उठाते हैं 2700 का, 797 से पैसा उठा करके और उस वाले फंड में डाल देते हैं, समझ गए? तो जब आप यहाँ से उठा के डालते हैं तो यहाँ डेबिट करते हैं, जैसे कि आपका एक्सपेंडिचर हो गया हो, और जब आप उस वाले फंड में लेके जाते हैं तो वहां पे क्रेडिट करते हैं. क्लियर, समझ में आया? बोलिए. अरे भाई, आपने 8228 हेड देखा ना, सिंकिंग फंड वाला? एक मुझे यही याद है, सिंकिंग फंड का हेड. ठीक है? तो मान लीजिए कि ये भी एक रिजर्व है ना? सिंकिंग फंड भी एक रिजर्व है. तो आपने क्या किया कि 3054 से उठाया और पैसा यहाँ डाल दिया, समझ गए? एक था सेंट्रल रोड फंड, वो कितने में था, याद है आपको? सेंट्रल रोड फंड कितने में था? कंट्रोल एफ, सेंट्रल ROAD, रोड फंड. अच्छा, नहीं, देखिए यहाँ 8449 जो अदर डिपॉजिट है, समझ गए? उसी में सबवेंशन फ्रॉम सेंट्रल रोड फंड है. इसका मतलब कि डिपॉजिट में पैसा डालते हैं जी, इसको तो डिपॉजिट हेड है. 8449 अदर डिपॉजिट में डालते हैं इसको, समझे? इसको लिखा हुआ है सबवेंशन फ्रॉम रोड फंड. दिखाई पड़ रहा है? सुनिए, अदर डिपॉजिट में है इसका प्रोविजन 8449 में, समझ गए? इसका मतलब ये है कि सिंकिंग फंड में डायरेक्ट पैसा नहीं डालते हैं, यहाँ से पैसा उठा के पहले डिपॉजिट में डालते हैं, और जब डिपॉजिट से पैसा खर्च करते हैं तब जाकर के इस हेड में डालते हैं. अब क्लियर हुआ? जैसे कि मान लीजिए कि फैमिन रिलीफ फंड है, राइट? तो फैमिन रिलीफ में जब पैसा खर्च कर दिया गया तब डिपॉजिट से माइनस किया गया और फिर वहां पे डाल करके डेबिट किया गया. अब क्लियर हुआ?
जब तक फंड बना है ना तब तक डिपॉजिट में है, जब खर्च होगा उस हेड में तब जाकर के उस वाले हेड में जाएगा, कंसर्न हेड में। क्लियर हुआ? नहीं, इन द केस ऑफ फंड रेफर्ड जो हम लोग पढ़ चुके हैं आगे, in both the cases, in order to bring the expenditure from fund into the appropriation account, the expenditure should be accounted for under the relevant service head of expenditure under which provision of funds has been made, and an equivalent amount will be credited to the service head concerned by transfer from the deposit head concerned and shown as a deduct entry thereunder. Provisions contained in para 3.4 general direction to the list of major and minor head may be referred for the accounting procedure relating to reserve fund. ठीक है? अच्छा देखिए, यहाँ पे आपके पास में बेसिकली 3 तरह के हेड आ गए हैं सामने। एक तो हेड आ गया है 2, ये 797 और 902 जो माइनर हेड है, और एक कंसर्न सर्विस हेड के एक्सपेंडिचर में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। दूसरा माइनर हेड आया, दूसरा मेजर हेड आ गया 8449 में, अदर डिपॉजिट, और वहां पे आपके सारे फंड के लिए माइनर हेड दिया गया है, समझे? तो वहां पे भी आपको लेना है, तो यहाँ से उठाना और डिपॉजिट में डालना है। और फिर तीसरा एक्चुअल में इसका सिंकिंग फंड या सेंट्रल रोड फंड का हेड है, समझे कि नहीं? उसमें आपको अल्टीमेटली इसको बुक करना है जब इसको खर्च करेंगे तब, जब खर्च नहीं कर रहे हैं तब तक आपको डिपॉजिट में डालना है। यही क्लियर कंसेप्ट हुआ, ठीक है? तो आप लोग इसी लाइन पे चलिए फिलहाल, जब तक कि कोई और ना इसको एक्सप्लेन करे, ठीक है ना, या मुझे कहीं और से कोई रिकॉर्ड या डाटा ना मिल जाए। तो हम लोग फिलहाल इस लाइन पे चलते हैं, ठीक है? अग्री? चलिए 4.7.4 The principle and procedure prescribed in this paragraph do not apply to the certain transactions. For example, those pertaining to famine relief fund and sinking fund for loans. समझ गए? ये जो कुछ हेड है 8222 उस पे या famine relief fund पे ये जो नियम है लागू नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि वहां से उठा के डिपॉजिट में डालना और फिर डिपॉजिट से उसके हेड में ट्रांसफर करने वाला नियम लागू नहीं पड़ेगा। तो उसको हो सकता है कि सीधे यहाँ से उठाएं और उसको वहां पे डाल दें, राइट? आगे 4.7.5 contribution towards share capital in non-departmental commercial and industrial undertaking will be recorded under the concerned program minor head below relevant function major head of account. Loan paid to these undertaking will be classified similarly under the concerned program minor head below the relevant function major head of account. ठीक है? तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिखा हुआ है जिसको कि आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। तो हम लोग आज रिजर्व फंड और रिजर्व में यहीं तक पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग फिर से वहां पे आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? इसको लेकर के और भी कोई क्लैरिफिकेशन जैसे मुझे मिलती है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ माई वीडियो। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी